नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एग्री बुलेटिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय सरकार के द्वारा एमएसपी अनाउंस किया गया है और इसके अलावा एक मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर भी जो है सेम पैटर्न को, या ये कह सकते हो कि उसके अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन को कंटिन्यू रखा है। तो ये दो बातें अहम हैं आज के लिए, और इस पूरे सेशन में जानने की कोशिश करेंगे कि एमएसपी में क्या चेंजेस आए हैं, क्या इंक्रीमेंट हुआ है, और अभी प्रेजेंट टाइम में पल्सेस को लेकर गवर्नमेंट का क्या जो है यहाँ पर इनिशिएटिव है। तो काफ़ी बातें हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी भी हैं और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर अगर आप एक किसान हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी हो सकती है। तो चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि भारतीय सरकार के द्वारा अभी एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं, तो खरीफ क्रॉप जो आपकी 14 फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है वो आपका अनाउंस किया जा चुका है। अच्छा, मैं यहाँ पर पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, ये सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है एक कमेटी के द्वारा, जिसको हम लोग CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के नाम से जानते हैं। तो ये जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमेटी है, ये क्या करती है, रिकमेंड करती है एमएसपी। ठीक है, और इन्हीं की रिकमेंडेशन के आधार पर आपका कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ये क्या करती है, ये आपका प्राइस को डिसाइड करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्राइस आपका अनाउंस किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो टोटल आपका जो 23 क्रॉप के लिए एमएसपी जो है वो डिसाइड किया जाता है। अगर हम रबी और खरीफ क्रॉप दोनों को मिला लें तो आपका टोटल 23 फसलों के लिए एमएसपी का रिकमेंडेशन दिया जाता है, और उसको भी हम लोग 22+1 लिखते हैं, क्योंकि एक जो है वो हमारी शुगरकेन क्रॉप है जिसके लिए आपका एफआरपी जो प्राइस होता है वो दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें यहां पर तो आपका कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है वो हर साल 25 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है या डिसाइड करती है। अच्छा, दो फसलें कौन कौन सी हैं तो बताना चाहूंगा कि एक आपका डी हस्क कोकोनट है और दूसरा यहां पर तोरिया है। इन दोनों फसलों के लिए रिकमेंडेशन जो है वो आपकी इनके द्वारा नहीं दी जाती। आपकी जो तोरिया का प्राइस डिसाइड किया जाता है तो वो मस्टर्ड और रेपसीड के जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसको फॉलो किया जाएगा, और डी हस्क कोकोनट के लिए कोपरा का जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो किया जाएगा और इनका प्राइस आपका डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो था इनके बारे में एक फैक्ट कि आपका एमएसपी कौन रिकमेंड करता है और कौन जो है अनाउंस करता है। अच्छा, इसके अंदर जो आपका यहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो आपका A2+FL मेथड होता है। आप लोग जानते होंगे कि एमएसपी को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। एक आपका है A2 मेथड, दूसरा है A2+FL मेथड, और तीसरा है C2 मेथड। ये बहुत पुराने समय पहले इसको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन अभी इसको यूज नहीं किया जाता। इसके अंदर था कि केवल इनपुट कॉस्ट जो है उसके ऊपर ही आपका एमएसपी दिया जाता था, लेकिन बाद में फैमिली लेबर को भी ऐड कर लिया गया और इनपुट कॉस्ट और फैमिली लेबर के आधार पर आज भारतीय सरकार के द्वारा एमएसपी निर्धारित किया जाता है। और तीसरा मेथड है जिसको हम लोग C2 मेथड बोलते हैं, जो कि आपका यहां पर MS स्वामीनाथन रिपोर्ट, या ये कह सकते हो MS स्वामीनाथन जी के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था, जिसके अंदर आपका जो लैंड रेंट इंटरेस्ट होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो भारतीय सरकार के द्वारा एमएसपी अनाउंस किया गया है वो हमारा A2+FL मेथड के आधार पर है, और 2025-26 का जो एमएसपी है वो सबसे पहले पैडी यानी कि धान की जो कॉमन और ग्रेड ए की वेराइटीज हैं तो 2369 और 2389 पिछले साल के मुकाबले 2024-25 के अंदर 2300 रुपए और 2320 रुपए प्राइस था, तो यहां पर जो बदलाव है वो 69 रुपए है। अच्छा, ये यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 2025-26 की जो निकाली गई है, और उसके आधार पर लगभग 50% ज्यादा आपका जो है यहां पर प्राइस दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो बाजरा के अंदर तो आपका 63% आपको यहां पर हायर एमएसपी मिल रहा है, जो कि कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो बाकी फसलों के अंदर जैसे हम लोग धान में देख रहे हैं या ज्वार में देख रहे हैं या फिर आपका रागी की बात करें तो इनमें 50% अधिक आपका एमएसपी दिया गया है, लेकिन जो बाजरा की फसल है उसमें 63% जो है हायर एमएसपी आपको प्रोवाइड करवाया गया है। अच्छा, ये हमारा 2025-26 का एमएसपी है। ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि कितना इसकी लागत आती है एक क्विंटल को प्रोडक्शन
प्रोडक्शन करने में, और ये आपका मार्जिन है कि लागत के ऊपर कितना परसेंट मार्जिन दिया गया है आपका टोटल एमएसपी के अंदर। और 2024-25 के अंदर एमएसपी था, ये आपके सामने है। और यहां पर 2013-14 का मतलब सरकार आपको पता है कंपैरेटिवली पिछली सरकारों के जो है तुलना करती है, तो उसमें आपको दिखाया गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो कितना अधिक प्राइस आपका दिया गया है पिछले साल के मुकाबले, तो जैसे 2300 रुपए था तो अभी ये आपका 2369 रुपए कर दिया गया है, तो ये यहां पर ज्यादा दिया गया है। अच्छा, 2013-14 के मुकाबले कितना ज्यादा दिया गया है, ये भी कंपैरिजन यहां पर किया गया है। तो हमें कंपैरिजन को ज्यादा फॉलो नहीं करना, हमें केवल इतना देखना है कि आपका पिछले साल के मुकाबले कितना प्राइस अधिक दिया गया है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है और मार्जिन इसमें कितना मिल रहा है। ठीक है, तो मेन फैक्टर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे रागी की बात करें तो 4886 है आपका, और मेज के लिए 2400 रुपीज है। वहीं अगर हम बात करें तो जैसे कि आपका तुर या अरहर की फसल है उसके लिए 8000 एमएसपी कर दिया गया है, मूंग बीन के लिए 8768 रुपए कर दिया गया है, और उड़द बीन के लिए आपका यहां पर या उड़द के लिए 7800 रुपए कर दिया गया है एमएसपी। ग्राउंडनट की बात करें तो 7263 है, सनफ्लावर के लिए 7721 है, सोयाबीन के लिए 5328, सीसमम यानी कि जो तिल की फसल है उसके लिए 9846 रुपए, और नाइजर सीड के लिए 9537 रुपए। और सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है, सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट हुआ है आपका एमएसपी में, वो नाइजर सीड में ही हुआ है। लगभग 820 रुपए अधिक एमएसपी दिया गया है, किसके लिए, नाइजर सीड के लिए। और वहीं अगर हम सीसमम की बात करें तो इसके लिए 579 रुपए अधिक दिए गए हैं पिछले साल के मुकाबले, यानी कि सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट आपका नाइजर सीड में है और सेकंड नंबर पर आपका सीसमम में है। अब बात करें तो आपकी जो यहां पर पल्सेस फसलें हैं, जो हमारी दालें फसलें हैं, ये 3 फसलों के लिए आपका दिया गया है। और ऑयल सीड की बात करें तो इनमें आपकी यहां पर कितनी है, 5 फसल हैं। ठीक है, 5 आपकी ऑयल सीड की फसल हैं जो खरीफ में जिनके लिए एमएसपी आपका दिया जाता है, और 3 आपकी पल्सेस यानी कि दाल फसलें हैं जिनके लिए एमएसपी दिया जाता है। और वहीं पर हम सीरियल्स की बात करें तो कितने हैं, 1 2 3 और 4 5 आपके क्या है, सीरियल्स हैं जिनके लिए एमएसपी आपका खरीफ सीजन के अंदर दिया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें तो कॉटन की फसल के लिए जो एमएसपी दिया गया है, जो कि कमर्शियल या फिर हमारी एक फाइबर क्रॉप है, 7710 रुपए हैं मीडियम स्टेपल के लिए, और 8110 रुपए हैं आपके लॉन्ग स्टेपल के लिए। पिछले साल के मुकाबले इनमें भी आपका 589 रुपए जो है वो अधिक दिए यहां पर जा रहे हैं। लगभग आपका 50% का यहां पर मार्जिन जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो लागत आती है वो 1 क्विंटल की लगभग 5140 रुपए आती है। अच्छा, अब याद रखना कि जो एमएसपी हर साल अनाउंस होता है वो आपकी बिजाई से पहले होता है। ठीक है, मतलब जब हम खरीफ सीजन की या रबी सीजन की बिजाई करते हैं फसलों की, तो उस बिजाई से पहले ये एमएसपी आपका क्या किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब कॉटन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आने वाले आपके क्रिप को, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इफको, ये एग्जाम आ रहे हैं, तो उनमें कॉटन काफी इंपॉर्टेंट एक फसल हो जाती है, तो इनके लिए आपका यहां पर जो है एमएसपी याद रखना जरूरी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इस साल आपको पल्सेस का जो एमएसपी है वो बहुत जरूर हो जाएगा, याद करना। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका कारण यह है कि भारतीय सरकार के द्वारा एक गारंटी दी गई है, भारतीय सरकार के द्वारा एक प्रॉमिस किया गया है, वायदा किया गया है कि लगभग आपका जो है यहां पर 2 प्लेटफॉर्म, एक तो आपको पता है एनसीसीएफ के नाम से जाना जाता है और एक आपका नेफेड के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों ही प्लेटफॉर्म के द्वारा, यानी कि जो नेफेड हमारा है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरा आपका है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर लगभग जो आपकी दाल ग्रो करवाने वाले किसान हैं, तो उन किसानों का नेफेड के ऊपर 3.8 मिलियन किसानों का जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है, और वहीं पर एनसीसीएफ के ऊपर लगभग 2.6 मिलियन किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। किसके लिए है कि इन्होंने आपकी जो दाल की फसलें हैं या ये कह सकते हो पल्सेस क्रॉप है उनको ग्रो करवाया है, तो उनका रजिस्ट्रेशन होने के कारण अब इनकी पूरी की पूरी फसल 100% एमएसपी पर परचेज की जाएगी। इसका मतलब है कि यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट किया है या वायदा किया है कि जो तुर की फसल है, उड़द की फसल है और मसूर की दाल है, इन तीनों दालों को 100% इन एजेंसीज के द्वारा प्रोक्योर किया जाएगा, यानी कि यहां पर सरकारी खरीद की जाएगी और सरकारी खरीद का पूरा फायदा मिलेगा। यानी कि जो हमारा एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार के द्वारा दिया गया है, उसके ऊपर ही पूरी फसल की जो है वो खरीद की जाएगी। यानी कि जो हमारी जैसे तुर की फसल की बात करें और आपका दूसरी फसल यहां पर उड़द थी, आई थिंक सो, हाँ दूसरी उड़द है, तो आपका यहां पर उड़द का जो एमएसपी है 7800 और तुर का जो यानी कि अरहर का प्राइस है 8000 रुपए, इसके ऊपर ही सरकारी खरीद की जाएगी, जो कि अपने आप में एक अच्छा स्टेप है। क्योंकि देखो हर बार किसानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जब मार्केट के अंदर या मंडी में फसल को लेकर जाते हैं तो उनको एक्चुअल प्राइस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से किसानों को वाकई में काफी बड़ा नुकसान यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन अच्छा, मैं
एक चीज और यहां पर आपको बता रहा था कि हमारा जो एमएसपी को कैलकुलेट करने का तरीका है वो आपका A2 प्लस FL मेथड को यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम यहां पर C2 मेथड को यूज करते तो कितना फायदा किसानों को और होता, या C2 मेथड ना यूज करने के कारण, उसका प्रयोग ना होने के कारण किसानों का नुकसान कितना हुआ है। तो लगभग आपकी C2 के अनुसार जो यहां पर कॉस्ट है प्रति क्विंटल CACP के अंदर वो लगभग 2090 रुपए आती है। यानी कि जैसे हमारी जो लागत होती है उसके अंदर अगर हम बात करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो क्रॉप का जो यहां पर लैंड रेंट इंटरेस्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता लागत के अंदर। तो वो हमारा C2 के अंदर हम लागत में जब उसको इंक्लूड करते हैं तो उसकी लागत लगभग 2090 रुपए आती है पैडी में, कॉटन में आती है 6717 रुपए, ज्वार में आती है 3206 रुपए। और अब इसके ऊपर अगर हम C2 प्लस 50% करेंगे तो आपका प्राइस कितना हो जाएगा, 3135 रुपए हो जाएगा। दिया कितना गया है, 2369 रुपए दिया गया है। ठीक है, देखो लागत आई 2090 रुपए C2 के अनुसार, और C2 के अनुसार प्राइस आपका हो गया 3135 रुपए, और एमएसपी जो है अभी दिया जा रहा है 2369 रुपए। तो यानी कि किसान का नुकसान कितना हो रहा है, तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर आपकी जो मूंग बीन की फसल है उसमें लगभग 2446 रुपए का नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर C2 प्लस 50% के अनुसार इस बार एमएसपी तय किया जाता तो किसानों को इतना फायदा और हो जाता, ये प्रति क्विंटल का फायदा है ना। तो अब देखो किसान की जो लागत है ना वो बड़ी, मतलब यहां पर, क्योंकि देखो किसान की फसल का प्राइस कोई और डिसाइड करता है, सरकार के द्वारा चलो निर्धारित किया जाता है, लेकिन आज भी ये एक डेटा है कि लगभग 6% किसान ही हैं जो कि एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा उठा पाते हैं। हाँ, भारतीय सरकार के द्वारा काफी अच्छे स्टेप लिए जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा एक पीएम आशा स्कीम है। ठीक है, तो इन स्कीम्स के माध्यम से भारतीय सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों की जो फसल है उनको प्रिक्योर अच्छे से कर सके। लेकिन खासकर जो सबसे बड़ा नुकसान किसानों को देखने को मिलता है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में देखने को मिलता है। लेकिन भारत में एक राज्य है जिसको हम केरला के नाम से जानते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हो। केरला के अंदर लगभग 16 फ्रूट और वेजिटेबल की फसल है जिनका आपको जो है 2020 के अंदर उनके लिए एमएसपी तय किया गया था, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया था। सबसे पहले उनकी लागत निकाली गई, उस लागत के ऊपर 20% का मुनाफा देकर उनके लिए एक बेस प्राइस निर्धारित कर दिया गया कि इतना हम लोग जो है आपको देंगे। और बाय चांस मार्केट के अंदर अगर किसी भी वजह से प्राइस आपका बेस प्राइस से नीचे चला जाता है तो सरकार खुद उनसे प्रिक्योर करती है, परचेज करती है, जो कि अपने आप एक अच्छा स्टेप है जिससे किसानों का फायदा हो जाता है। तो यहां पर आपका इस प्रकार से अगर भारतीय सरकार भी कुछ अच्छे स्टेप लें जिससे किसानों की जो हालात हैं वो बेटर किए जा सके, क्योंकि आज के समय में किसानों की जो हालात है वो काफी बुरी है और किसान जो है वो इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसान और किसान के जो बेटे खेती छोड़कर जा रहे हैं वो ना जाएं, तो उस केस में सरकार को ही यहां पर स्टेप लेना पड़ेगा ताकि जो है बेटर प्रोडक्शन किया जा सके और किसान जो है आगे बढ़ सके। अब यहीं पर दूसरी स्कीम एक और है जिसको हम बात कर रहे थे, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। यानी कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, जो ब्याज दर में छूट दी जाती है, आपको पता है किसानों के लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और 1998 से ये किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भारतीय किसानों को दी जा रही है। अब क्या होता है कि जब भारतीय किसान लोन लेता है तो वो बैंक से ही तो लोन लेगा, लेकिन अब बैंक के पास हर बार पैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर आरबीआई और भारतीय सरकार ने एक सुविधा उपलब्ध करवाई है बैंकों को कि अगर कोई भी बैंक ये शॉर्ट टर्म लोन देना चाहता है किसानों को और उसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता है और वो लोन लेना चाहता है भारतीय सरकार से, तो वो आपका 7% बेस रेट इंटरेस्ट मानते हुए उसके ऊपर 1.5% का उनको छूट मिल जाएगी। यानी कि ये जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर आज जो यहां पर अनाउंसमेंट हुई है कि यहां पर 1.5% इन्वेस्ट जो आपका इंटरेस्ट सबवेंशन है वो दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन जो 3 लाख तक किसानों को दिया जाता है उसके लिए। तो ये आपका बैंकों के लिए है कि बैंक अगर आरबीआई या गवर्नमेंट से लोन लेता है तो उनको जो बेस प्राइस आपका 7% होता है इंटरेस्ट का, उसके ऊपर 1.5% की छूट मिलेगी और उनको 5.5% के आधार पर आपका जो है लोन मिल जाएगा इस ब्याज दर के ऊपर। दूसरी तरफ जो किसानों का आपका फंडा था या किसानों का जो क्राइटेरिया था लोन देने का वो सेम रहेगा। यानी कि जैसे आपको पता है
कि किसान जो है वो आपका 9% टोटल ब्याज दर होता है, बेस दर रेट होता है इंटरेस्ट का, उसके ऊपर 2% की छूट सभी किसानों को मिलती है, और उसके बाद 7% जो है ब्याज दर रह जाती है। लेकिन अगर कोई किसान टाइमली रिपेमेंट करता है, जिसको हम प्रॉम्प्ट रिपेमेंट भी बोल देते हैं, तो उसके आधार पर उन किसानों को आपकी 3% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, और 4% उनको ब्याज पे करना पड़ता है जो आपका किसान कर रहा है। तो यानी कि इस स्कीम को यहां पर कंटिन्यू रखा गया है भारतीय सरकार के द्वारा। और वहीं अगर हम बात करें तो जो आपके एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो आपका जो है पशुपालन से और फिशरीज यानी कि मछली पालन से किसान जुड़े हुए हैं, उनको भी इसके अंतर्गत 2 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। देखो, जो बाकी किसान है खेतीबाड़ी करते हैं उनको 3 लाख तक का लोन, और जो आपके पशुपालन या मछली पालन से संबंधित किसान है उनको 2 लाख तक का लोन किसान क्रेडिट कार्ड के अंडर में दिया जा रहा है, इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को फॉलो करते हुए, है ना। जो हमारी ब्याज दर की छूट दी जाती है वो इतने तक है, ऐसा नहीं कि उनको पैसा और नहीं मिल सकता, लोन मिल सकता है, लेकिन जो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत तो आपका जो 3 लाख और 2 लाख का क्राइटेरिया है जिसके अंदर ब्याज दर की छूट दी जाती है, वो आपका इतना है। इसमें आपके जितने भी लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जो आपके अकाउंट हैं उन सभी होल्डर्स को फायदा मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो इससे आपका क्रेडिट ग्रोथ में क्या फायदा हुआ है, तो बताया जा रहा है कि 2014 के अंदर आपका यहां पर 4.26 लाख करोड़ रुपीस जो दिए गए थे वो आपका 10.05 लाख करोड़ रुपीस हो चुके हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो एग्रीकल्चर क्रेडिट आपका यहां पर है वो 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ था, वो आपका 25.49 लाख करोड़ हो चुका है 2023-24 तक। ठीक है, तो ये आपका डेटा है किसके रिगार्डिंग, आपके क्रेडिट के रिगार्डिंग। और वहीं जो हमारा एक किसान ऋण पोर्टल है वो 2023 अगस्त के अंदर बनाया गया था, जिसका मेन टारगेट है कि जो एफिशिएंसी है किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर, या जो ट्रांसपेरेंसी है, क्लेम प्रोसेसिंग स्पीड है, वो सारी आपकी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत हो सके। तो ये पोर्टल जो है वो 2023 के अंदर बनाया गया था भारतीय सरकार के द्वारा, ताकि इसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी बने रहे और ये एक इफेक्टिव है, ताकि यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो प्रेजेंट टाइम में क्या है कि हर चीज को अगर ट्रांसपेरेंशन के साथ रखा जाए या फिर उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए, एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए और टाइमली अगर रिपेमेंट की जाए, चाहे बैंक की बात करें या फिर किसान की बात करें, तो उससे काफी हद तक जो है हेल्प मिल जाती है। क्योंकि देखो अगर कोई भी पेमेंट अगर टाइम पर आएगी तो काफी चीजें जो है वो पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है, चाहे बैंक के पास अगर टाइमली रिपेमेंट आएगी या बैंक के पास आपका जैसे ब्याज दर में जो छूट दी जाती है बैंक के द्वारा, तो वो भारतीय सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है वो बैंकों के पास आती है। वो इस प्रकार के जो बेनिफिट यहां पर मिलते हैं उन बेनिफिट्स को अगर रेगुलरली मेंटेन किया जाए और उनकी पेमेंट टाइमली आएगी तो डेफिनेटली बैंक्स भी यहां पर एनकरेज होंगे और आपके किसानों को यहां पर ज्यादा बेहतर लोन मिल पाएगा। तो ये इस प्रकार से हमने जो है इन दोनों स्कीम को अच्छे से डिस्कस किया, एमएसपी को डिस्कस किया, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को डिस्कस किया, और ये दोनों ही आपके लिए आज के समय में इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से हम लोग इस एग्रीकल्चर बुलेटिन के अंदर हर वीक के अंदर कोशिश करते हैं कि 1 या 2 सेशंस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाएं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अगर वाकई में आपको ये सेशन पसंद आते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक कोशिश जरूर करिएगा कि आपके दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इसके बारे में जरूर बताएं, ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा हो सके। क्योंकि हमारा एक ही यहां पर प्रयास है कि एक ऑथेंटिक और जो अच्छी जानकारी है जिसको हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर यूज कर सकते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात करें या आपका खेती के लिए यूज करें या फिर हम एज ए रिसर्चर हैं तो इसका प्रयोग करें, तो इन सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टेड सेशंस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।